नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज़ के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक एंटी स्वार्म ड्रोन सिस्टम की तरफ से है, जिसे खास करके स्वार्म ड्रोन जैसे थ्रेट को टैकल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस सिस्टम का नाम भार्गवास्त्र है और इसे सोलर ग्रुप की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, भार्गवास्त्र सिस्टम का डेवलपमेंट पिछले कुछ सालों से चलता आ रहा है और अभी ये प्री प्रोडक्शन स्टेज में पहुंच चुकी है। सोलर ग्रुप लगातार इंडियन आर्मी के इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को रिफाइन करती जा रही है। उनका ये कहना है कि अभी स्पेसिफिकेशन को फाइन ट्यून किया जा रहा है, जैसे ही इंडियन आर्मी की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को फाइनलाइज किया जाएगा और ऑर्डर मिलेंगे, इस सिस्टम की प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है और प्रोडक्शन तक पहुंचने में अभी 1 से 2 साल लगने की उम्मीद किया जा रहा है। अब बात करते हैं भार्गवास्त्र की खास फीचर्स की, जो इसे एक एडवांस काउंटर ड्रोन सिस्टम बनाने वाले हैं। ये सिस्टम 5 किलोमीटर तक की रेंज के अंदर ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है और ये छोटे छोटे ड्रोन को भी डिटेक्ट करने में सक्षम होने वाला है। एक बार थ्रेट डिटेक्ट होने के बाद ये सिर्फ 16 सेकंड के अंदर टारगेट को लॉक कर सकता है और उसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। ये एक साथ 64 ड्रोन को टारगेट और टैकल कर सकता है, यानी कि इसकी एक यूनिट एक बार में 64 ड्रोन को टारगेट करने में सक्षम होने वाले हैं। अब बात करते हैं इसकी किल सिस्टम की। इसमें माइक्रो मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जो लॉक एंड आफ्टर लॉन्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये मिसाइल टारगेट को ऑटोनोमस मोड में हिट कर सकते हैं और हर मिसाइल 1 सेकंड के इंटरवल में लॉन्च किया जा सकता है और इसके डिटेक्शन और टारगेटिंग सिस्टम के तौर पर काम करता है एक एडवांस सेंसर सूट, जो रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम दोनों का इस्तेमाल करता है। ये सेंसर एक्सट्रीमली एक्यूरेट ट्रैकिंग और आइडेंटिफिकेशन को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि सिस्टम रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डाटा को एक्यूरेटली सिंक्रोनाइज करके इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जो एरर का पॉसिबिलिटी होता है वो काफ़ी मिनिमाइज हो जाता है। ये पूरा सिस्टम व्हीकल माउंटेड सिस्टम है, जिस वजह से इसको कहीं पर भी आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है और ये हर तरह के ऑपरेशनल टेरेन में डिप्लॉय किया जा सकता है। इंडियन आर्मी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सिस्टम और भी कस्टमाइज किया जा रहा है और आने वाले समय में भार्गवास्त्र सिस्टम एक क्रिटिकल काउंटर ड्रोन सिस्टम के तौर पर सामने आने की उम्मीद किया जा रहा है और खास करके स्वार्म ड्रोन के खिलाफ इसको इफेक्टिव वे में इस्तेमाल करने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की तरफ से, और अभी हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स के एक बड़े अपग्रेड प्रोग्राम के बारे में, जो Su-30 MKI फाइटर जेट की कॉम्बैट और सर्वाइबिलिटी कैपेबिलिटीज को कई गुना तक बेहतर बनाने वाला है। तो दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अपने 260 Su-30 MKI फाइटर जेट को अभी नए एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर यानी कि ASPJ पॉड से इक्विप करने की तैयारी कर रही है। यह अपग्रेड भारत के इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज को एक नए लेवल पर या एक नई बुलंदी पर ले जा सकती है और Su-30 MKI को हेवीली डिफेंडेड एयर स्पेस में भी इफेक्टिवली बनाने में मदद करने वाला है। अब बात करते हैं कि ASPJ पॉड की खास बात क्या होने वाली है। ये पॉड्स Su-30 MKI के विंग टिप स्टेशन यानी कि स्टेशन नंबर 11 और 12 में इंस्टॉल होते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कन्फिगरेशन में आते हैं और हमेशा एक सेट के तौर पर इनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज को प्रोवाइड किया जा सकेगा। ये पॉड्स कंबाइन होकर काम करते हैं, जिनमें से लेफ्ट साइड का पॉड 180 डिग्री और राइट साइड का पॉड 180 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करता है और कुल मिलाकर ये पूरे 360 डिग्री में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कवरेज को प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी तक Su-30 MKI में रशियन ऑरिजिन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसमें इजरायली ऑरिजिन एल्टा 8222 पॉड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इन सभी को एक इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस करने का फैसला किया गया है। ये इंडिजिनस एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन जैमिंग पॉड एक वाइड रेंज के रडार सिस्टम को काउंटर करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये ग्राउंड बेस्ड एक्विजिशन रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी सिस्टम और एयरबॉर्न मल्टीमोड रडार जैसे थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखने वाला है। अब चलिए इसकी टेक्नोलॉजी स्टैक के बारे में बात करते हैं। इसमें एक्टिव फेज एरे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जो कि डायनामिक बीम स्टीयरिंग को एनेबल करती है, जो प्रिसाइज और इफेक्टिव जैमिंग के लिए जाना जाता है। इसके बारे में हम पहले भी डिटेल में बात कर चुके हैं कि डायनामिक जैमिंग किस तरीके से इफेक्टिव होता है। इसके अलावा इसमें अल्ट्रा वाइड बैंड डिजिटल रेडियो फ्रिक्वेंसी मेमोरी भी मौजूद होने वाली है, जो रडार के अगेंस्ट में डिसेप्टिक सिग्नल्स को क्रिएट करता है और जो मॉडर्न रडार सिस्टम को भी कंफ्यूज करने की क्षमता रखने वाला है। साथ ही इसमें एक इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम भी मौजूद होने वाला है, जो कि इसको एक्सट्रीम ऑपरेशनल कंडीशन में भी अपनी पीक परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने में मदद करने वाला है। ये पॉड सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम नहीं है, बल्कि Su-30 MKI के लिए एक सर्वाइबिलिटी बूस्टर बनकर काम करने वाला है।
इवॉल्विंग थ्रेट के अगेंस्ट में ये पॉड Su-30 MKI को एक अनपैरेलल एज दे सकता है, क्योंकि Su-30 MKI एक बड़ा एयरक्राफ्ट है जिसका RCS मॉडर्न 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होता है, जिस वजह से रडार इसको काफ़ी दूरी से डिटेक्ट कर सकते हैं, जिस वजह से इसकी सर्वाइविलिटी को बेहतर करने के लिए और इसको मॉडर्न रडार सिस्टम के अगेंस्ट में इनविजिबल रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड काफ़ी काम आने वाला है। अगले अपडेट में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के नए स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स के बारे में, जो 9 दिसंबर को ही कमीशन किया जाने वाला है। तो दोस्तों, इस वेसल का नाम INS तुसील होने वाला है और ये एक अपग्रेडेड क्रिवाक 3 क्लास का फ्रिगेट है जो प्रोजेक्ट 1135-6 के अंदर बनाए जा रहे हैं। पहले से इस क्लास के 6 वॉरशिप इंडियन नेवी की फ्लीट में शामिल हो चुके हैं, जिनको हम तलवार क्लास का तेग क्लास का शिप के नाम से जानते हैं। लेकिन INS तुसील इस सीरीज का पहला अपग्रेडेड फॉलो ऑन शिप होने वाला है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 2016 में साइन किया गया था। इस शिप की कंस्ट्रक्शन को रशिया की कलिंगराड के यंत्र शिपमेंट में किया गया था। तुसील का मतलब अभेद्य कवच है, जिसे भेदना असंभव होता है और कुछ खास सोचकर इसका नाम इस तरीके से रखा जा रहा है। INS तुसील एक 125 मीटर लंबी और लगभग 3900 टन हेवी फ्रिगेट है, जो एडवांस रशियन और इंडियन टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके डिजाइन को एनहांस स्टेल्थ फीचर्स को और स्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस शिप एक लीथल पंच को कैरी करती है, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर एडवांस रडार सिस्टम और नए जनरेशन की सोनार इक्विपमेंट भी शामिल है। इस शिप में अभी के लिए बस 26% तक ही इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें लगभग 33 टाइप की मेड इन इंडिया सिस्टम का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जैसे ब्रह्मोस एरोस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, केल्ट्रॉन, नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम और टाटा जैसे एजेंट इसके कंस्ट्रक्शन में अपना योगदान दे चुके हैं। हालांकि अभी के लिए नंबर थोड़ा कम है, लेकिन इस डील में बनाए जाने वाले 4 में से बाकी 2 वेसल जिनको भारत में बनाया जाने वाला है, उसमें इंडिजिनस सिस्टम की मात्रा और ज़्यादा होने की उम्मीद किया जा रहा है। INS तुसील के सारे क्रिटिकल ट्रायल सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है, जैसे फैक्ट्री सी ट्रायल, स्टेट कमेटी ट्रायल और डिलीवरी एक्सेप्टेंस ट्रायल, इन सभी को क्लियर किया जा चुका है। ये सिर्फ 30 नॉट से भी ज़्यादा की स्पीड को अचीव कर सकता है और कॉम्बैट रेडी कंडीशन में भारत को डिलीवर किया जा रहा है। मतलब इस शिप को कमीशन करने के साथ साथ इसको नेवी में डिप्लॉय किया जा सकता है। INS तुसील को इंडियन नेवी के वेस्टर्न फ्लीट यानी कि सोडाम में शामिल किया जाएगा, जो वेस्टर्न नेवल कमांड के अंडर आती है और 9 दिसंबर को इसे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा इंडियन नेवी में कमीशन किया जाने वाला है। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से, और अभी हम भारत की फ्यूचर एरो इंजन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें एमका से लेके तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर में आगे चल के इस्तेमाल होने वाले इंजन के बारे में हम बात करने वाले हैं। अभी तक इसमें भारत को रोल्स रॉयस, जनरल इलेक्ट्रिक और सफरान की तरफ से जॉइंटली एक एरो इंजन को डेवलप करने का प्रस्ताव दिया जा चुका है, जिसमें से भारत किसी एक के साथ मिलकर एक 110 किलोन्यूटन क्लास की इंजन को डेवलप करने की कोशिश करने वाला है। लेकिन मजे की बात यह है कि भारत के साथ डीप डिफेंस रिलेशन को रखने के बावजूद भी और कई सालों से भारत में रशियन इंजन को टीओडी के साथ मैन्युफैक्चर कराने के बाद भी या लाइसेंस प्रोडक्शन करने के बाद भी रशिया की तरफ से अभी तक भारत की एमका प्रोग्राम के लिए कोई भी एरो इंजन को डेवलप करने का प्रपोजल नहीं दिया गया था। लेकिन अभी फाइनली रशिया की तरफ से भी भारत के साथ मिलकर एरो इंजन को डेवलप करने का प्रपोजल पर विचार किया जा रहा है, जिसमें रशिया की तरफ से अपनी RD-33 सीरीज की इंजन की एक फर्दर मॉडिफाइड वेरिएंट को भारत की एमका प्रोग्राम के लिए ऑफर करने की बात सामने आई है। रशिया का कहना है कि ये नई इंजन जो होगा वो RD-33 सीरीज की इंजन के एक सक्सेसर होने वाला है, यानी कि इसको रिप्लेस करने वाला है, जिसमें AL-41F1S और AL-51 सीरीज की इंजन की कोर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि एक तरीके से रशिया का कहना है कि उनकी 5th जनरेशन एरो इंजन, जिसको AL-51 सीरीज की इंजन कहा जाता है, उसका एक कॉम्पैक्ट वर्जन होने वाला है, जिसकी डायमेंशन को RD-33 सीरीज की इंजन के साथ सिमिलर रखा जाने वाला है, ताकि इसको मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल किया जा सकेगा। लेकिन क्या इससे भारत की तरफ से सिलेक्ट किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि भले ही हम बड़ी मात्रा में रशियन एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से रशियन इंजन को भारत में लाइसेंस प्रोडक्शन के तौर पर मैन्युफैक्चर भी किया जा रहा है, लेकिन भारत रशियन इंजन की परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश नहीं है। खास करके जिस RD-33 सीरीज की सक्सेसर इंजन को रशिया की तरफ से अभी एमका के लिए ऑफर करने की बात की गई है, इस स्पेसिफिक सीरीज की इंजन को भारत की तरफ से काफ़ी प्रॉब्लमेटिक माना जाता है और इस वजह से बहुत ही कम चांसेस होने वाले हैं जहां पर भारत रशिया की इस ऑफर को कंसीडर करने वाला। लेकिन वहीं पर अगर ये रशिया की AL-51 सीरीज की इंजन का कॉम्पैक्ट वेरिएंट होता है तो ये इंजन काफ़ी ताकतवर हो सकता है, क्योंकि AL-51 सीरीज के इंजन को सबसे फाइनेस्ट रशियन इंजन कहा जा सकता है, जिसको रशिया का सबसे एडवांस इंजन भी कहा जा रहा है, और इसे अभी रशिया की 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट
Su-57 में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि दुनिया का इकलौता ऐसा 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है जिसके पास एक्टिव एयर टू एयर किल मौजूद है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।